अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। इससे पहले जो है वो मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैनल पे, और मैंने कोशिश की है कि मैं उनको कम टाइम के अंदर जो है वो समराइज़ कर लूँ और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके उनको गो थ्रू कर लें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक एक वेरी स्मूथ वे में जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते जाएं और उनको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। तो आप अपने मिड टर्म से पहले जितनी भी जो वीडियोस हैं उनको अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की हैं या किसी और सब्जेक्ट की मैं बनाती हूँ तो आपके लिए जो है वो इजी हो जाए और आप इजीली उसको जो है वो देख सकें। ठीक है, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जितनी भी न्यू वीडियो है और जो पुरानी है आप उनको इजीली देख सकें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बिहेवियर अप्रोच के बारे में है। ठीक है, हमने पीछे बहुत सारी अप्रोचेस का जिक्र किया, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, और आज जो हमने पढ़ना है वो बिहेवियर अप्रोच है। ठीक है, बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। साइकोलॉजी में आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, देखना होता है, बिहेवियर की ही स्टडी करनी होती है, जिसके साथ हमारे मेंटल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर के अंदर हमारे पास क्या आता है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉन बी वाटसन वाज द फर्स्ट पर्सन दैट एडवोकेटेड द बिहेवियर अप्रोच। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने इस चीज़ को याद रख लेना है कि फर्स्ट बिहेवियर अप्रोच में किस बंदे ने जो है वो ज़्यादा काम किया था, तो ये बंदा था जॉन बी वाटसन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये देखें कि हम अगर देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं जो कि रिलेशनशिप बयान करती हैं किसके बारे में, बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के बारे में। ठीक है, आपका जब बिहेवियर होता है उसके अंदर आपका जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी स्टिमुलस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे। इससे पहले जो है वो ये है कि जब हम बिहेवियरिस्टिक स्टडी को देखते हैं तो उसमें हमारे पास पहले तो ऑब्जर्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक मेजरेबल रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, और उसके बाद किसी भी पार्टिकल बिहेवियर को जब हम देख रहे होते हैं ना तो उसमें उसका एनवायरनमेंट स्टिमुलाई आ जाता है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हो कि डेटा जो है वो आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, और उसमें फिर यही है कि अगर हम बिहेवियरिस्टिक को देखें और उनमें देखें कि उसमें दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, किस किस में इंटरेस्टेड नहीं होते, अनकॉन्शियस में नहीं होते, इनर मोटिवेशन के अंदर, और बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं इनके साथ इनका लिंक नहीं होता है। अच्छा, बिहेवियरिस्टिक एनालिसिस क्या है, इसमें यह है कि इज़ डन फॉर सीइंग एंड एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब कि जब बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को आप देख रहे होते हो या इसकी अप्रोचेज़ या थ्योरी को आप पढ़ रहे होते हो तो इसमें आपके पास क्या आता है, इसमें आपके पास स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ही आते हैं जो आपके बिहेवियर को लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर यही बातें हैं, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं इन चीज़ों की ये समझ लेते हैं। स्टिमुलाई क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या है, एक ऐसा फिजिकल एनर्जी सोर्स दैट हैज़ एन अफेक्ट ऑन अ सेंस ऑर्गन। ठीक है, एक ऐसी फोर्स है या एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन पे, जैसे कि हमारे कान है, हमारा नाक है, हमारी मतलब कि टेस्ट करने की जो सेंस है, इन तमाम चीज़ों पे कोई ऐसा स्टिमुलस जो कि अफेक्ट कर रहा है या अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, वो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एनर्जी या वो फोर्स स्टिमुलस कहलाएगी। उसके रिजल्ट में जो एक्शन या बिहेवियर हम देते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स हम देते हैं, जो भी आगे से हम एक्शन करते हैं और उस जो भी रिएक्शन देते हैं उस स्टिमुलस को, वो हमारा क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके, वेरिएबल, कंडीशन, इन्फ्लुएंसेस वगैरह। ठीक है, वेरिएबल क्या है, अ बिहेवियर, फैक्टर, सेटिंग और इवेंट दैट कैन चेंज। ठीक है, लर्निंग में फिर क्या आ जाता है, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से क्या करते हो, आपकी लर्निंग भी चेंज होती रहती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है वो अगर हम इस पैराग्राफ के अंदर देखें तो ये थॉर्नडाइक का जो है वो उनके बारे में जिक्र किया गया है, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी इज़ अबाउट द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद ये क्या है कि हम मेन फाइंडिंग्स की तरफ जाते हैं और उसमें लॉ ऑफ इफेक्ट है। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। Any response that lead to an outcome that is satisfying for the organism is likely to be repeated। जब वो किसी organism के लिए वो satisfying होता है या appealing होता है तो वो organism क्या करता है, उसको repeat करता है। A response leading to an outcome that is not satisfying is not likely to be repeated। जो satisfying नहीं होगा वो क्या होगा, repeated नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। इसी के बाद ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एसोसिएशंस बाय कॉन्टिग्यूटी ये क्या होती हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन का प्रोसेस है, एसोसिएशंस है, कनेक्शंस है, कनेक्शंस का बनना, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। ये पूरे फिनोमेना का जिक्र हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जॉन बी वाटसन का ही बताया गया है। ठीक है, उनके बारे में बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया गया है। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिहाज से कि बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर कौन है, जे बी वाटसन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इनकी पीएचडी के बारे में, इनकी स्टडीज़ के बारे में बताया गया है, वो इतना रेलिवेंट नहीं है, हम उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि फियर की डेवलपमेंट में क्या चीज़ें हैं ना, कि फियर किस तरह से डेवलप हुआ और क्या हुआ। यहाँ पे देखें वाटसन ने और उसके एक मतलब कि 11 उसके एक और फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया कि 11 मंथ ओल्ड अल्बर्ट था जो कि क्या कह रहा था कि एक क्यूट रैट के साथ जो है वो मतलब कि वो खेल रहा था वो बच्चा, और उन्होंने उस मतलब ये लिटिल अल्बर्ट के नाम से ये जो है वो फेमस है हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिंकिंग अ लाउड फ्राइटनिंग साउंड विद द अपीयरेंस ऑफ द रैट। वो रैट उसने देखा तो जैसे ही वो रैट को देखता था उसके साथ उन्होंने एक जो है वो थ्रेटनिंग किस्म की साउंड भी क्रिएट कर दी कि जैसे ही रैट बच्चे के सामने आता था तो उसके साथ वो आवाज़ भी आती थी। तो यहाँ पे क्या होगी, अगर आपको याद हो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट, और फिर क्या हुआ कि उस आवाज़ के डेवलप होने के साथ साथ और चूहे के साथ आने के आवाज़ भी आती रही जब, तो बच्चे के अंदर क्या हो गया, फियर डेवलप हो गया और उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो गया, फियरफुल हो गया। तो इस तरह से हमने एक फियरफुल बिहेवियर को लर्न करवा लिया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। अच्छा, अब उसके जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं कि अनएथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एल्बर्ट दैट टू विदाउट द एडवाइस कंसेंट ऑफ हिज मदर। ठीक है, एक एथिकल कंसिडरेशन में हम बात करें तो ये चीज़ जो है ये अनएथिकल है कि आप किसी के बगैर कंसेंट लिए उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट भी ऐसा कि उसके अंदर फियर डेवलप कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है। हाँ, उसके अंदर देखेंगे यही है कि हम किस तरह से जो है वो कंडीशनिंग होती है। अब इन्होंने उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, अब ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी है ये जो क्वेश्चन है ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की आगे जो है वो इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। ठीक है, आइवन पेवलव की ये स्टोरी है, उनका काम है, उन्होंने इस पे काम किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग को ही एक्सप्लेन किया था और इस तमाम फिनोमेना को पूरा एलेबोरेट किया था कि किस तरह से ये फिनोमेना अकर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर इसको एक्सप्लेन करना हुआ या किसी को समझ ना हुई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्लासिकल कंडीशनिंग के फिनोमेना को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपली अगर आप देखें तो इट इज़ द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस स्टार्ट एलिसिटिंग आ रिस्पॉन्स। ठीक है, जो पहले से एक प्रीवियस स्टिमुलस होता है वो क्या करता है, अपना एक रिस्पॉन्स छोड़ देता है, और फिर क्या होता है कि आपकी उसके साथ एसोसिएशंस हो जाती है दूसरे स्टिमुलस के साथ और एक कंडीशनिंग सी डेवलप हो जाती है। ठीक हो गया। रिफ्लेक्स के बारे में है, एन ऑटोमेटिक अनलर्नड रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक, मतलब अनलर्नड इस तरह से कि आपने जब रिफ्लेक्स की स्टेट में हो तो आपने वो रिस्पॉन्स सीखा नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और सामने से एक गाड़ी आ जाती है तो आप फ़ौरन अपने पैर पीछे कर लेते हो, तो दिस इज़ द रिफ्लेक्स। ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलाई क्या है कि वो जिसके साथ कंडीशनिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, इसी तरह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स वही जो कि एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है हमारा। ठीक हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके अबाउट आपके क्वेश्चन वगैरह भी आ जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। कंडीशनल स्टिमुलस कौन सा होगा, जिसके साथ हमने कंडीशनिंग कर दी होगी। ठीक है, और कंडीशनल रिस्पॉन्स कौन सा होगा, जिसमें हमारा जो है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स कब होगा, जब हमारे पास जो स्टिमुलाई है वो कंडीशनड होगा। ठीक है।
ये अल्बर्ट एलिस का जो है वो अल्बर्ट लिटिल अल्बर्ट का जो केस था उसी को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और जो मैंने आपको सिंपली बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है वो कुछ नाम बताए हुए हैं, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर कि एक्सटिंक्शन कैसे होती है और स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन क्या है और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इन्होंने नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे किसी की इसकी मतलब कि डिस्क्रिप्शन आई तो इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है, आप ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ठीक है, हाँ आपको ये थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। इन क्वेश्चंस पे इतना ज़्यादा गौर ना करें, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में क्या बता रहे हैं कि इसका जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग रिसीव हिज PhD फ्रॉम हार्वर्ड, ठीक है, ये उसके बारे में बता रहे हैं, स्किनर के बारे में, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है जो कि ऐसा उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने देखना है कि किस तरह से जो है। अच्छा, स्किनर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस पर उन्होंने यही किया था कि एनिमल लर्न टू प्रेस अ लीवर सो दैट द फूड इज़ डिलीवर टू देम, ठीक है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह से जो है वो एनिमल अपनी खुराक जो है वो एक बॉक्स के अंदर रहते हुए लिवर को प्रेस करते हैं और किस तरह से वो लिवर प्रेस करना सीखते हैं और किस तरह से वो सारा फिनोमेना होता है, ठीक है। अच्छा, शेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड डिज़ायर, मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को शेप करने की या बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन द बिगिनिंग ईच एंड एवरी सक्सेस इज रीइंफोर्स, जो भी सक्सेस पहले स्टेप पे हुई है आप उसको रीइंफोर्स करते हो किसी रिवार्ड के साथ। नो मैटर हाउ स्मॉल द सक्सेस, छोटी सी छोटी सक्सेस है आप उसको सक्सेसिवली स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो और फिर क्या होता है कि वो आपका डिज़ायर बिहेवियर शेप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चंस का, ठीक है, इसमें इनिशियली द रिस्पॉन्स आर फॉलोइंग आर रीइंफोर्स मे बी स्लो बट एट वन स्टेज इट इंक्रीज टू मैक्सिमम, दिस इज अवर इक्वेशंस, ठीक है। इसमें हम जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। एक्सटेंशन क्या है, इसमें एक्सटेंशन में ये होता है कि अगर रीइंफोर्समेंट जो है वो रिस्पॉन्स रेट को डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और फाइनली नो, और फिर एंड पे ये हो रहा है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो क्या हो रहा है कि अब फिनोमेना जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोसीडिंग बिहेवियर विल बी रिपीटेड थ्रू अ स्टिमुलाई, आप एक स्टिमुलस दे रहे हो, उसके रिजल्ट में डिज़ायर बिहेवियर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मतलब है कि ये रीइंफोर्समेंट हो रही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जब आप जो है वो इंक्रीज करते रहते हो रिस्पॉन्सेज को और रीइंफोर्समेंट को भी, और डिज़ायर बिहेवियर मैक्सिमम प्रोड्यूस होता रहता है। और नेगेटिव क्या होती है, स्टिमुलस हुज रिमूवल, आपने स्टिमुलस को रिमूव कर दिया रीइंफोर्समेंट के सेंस में, एंड लीड टू अ हायर लाइक्लीहुड दैट द रिस्पॉन्स ब्रिंग अबाउट दिस रिमूवल विल बी रिपीटेड। अच्छा, पनिशमेंट क्या है, एन अनप्लेजेंट आर पेनफुल स्टिमुलाई हुज इंट्रोडक्शन फॉलोइंग अ सर्टन बिहेवियर डिक्रीज लाइक अ, पनिशमेंट भी आगे मजीद डिफरेंट किस्म की होती है, ठीक है। आपने पनिशमेंट का क्या रोल है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह से पढ़ेंगे। चाइल्ड रियरिंग, अच्छा, इसके बाद ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग हो सकती है। क्लासरूम के अंदर, टीचिंग ऑफ स्किल, एनिमल टेमिंग, एडवर्टाइजिंग के अंदर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, साइकोथेरेपी, यहाँ पे कौन सी होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग अप्रोच के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। टोलमैन ने क्या कहा था, टोलमैन टॉक अबाउट द कॉग्निटिव मैप, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एन एसोसिएशन बिटवीन stimuli and response. A person can learn without showing any apparent response. In other words, learning and performance are not the same, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पहले उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जिक्र किया था, लेकिन एंड पे वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक हो, आप बग़ैर रिस्पॉन्स के या रिएक्शन दिए भी आप जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 6 माशाल्लाह से हमने कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग जो है वो इंशाल्लाह आपके मिड टर्म तक इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, और तब तक जो है वो आप अपने जितने भी आपके लेक्चर रह गए हैं उनको आप कंप्लीट करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप उसको जो है वो डिस्कस करें। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लैरिफाई करूं, और
चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं कल ही आपका अपलोड कर दूँगी। और अल्लाह हाफिज़।